स्वागत दोस्तों, आगे चलने के साथ मध्य में चलकर सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी के दौरे के बीच यात्रा से बिहार में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग से वहां से भी एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में मौजूद नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक करके अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ इतिहास में पहली बार महाभियोग लाने को लेकर चर्चा शुरू कर दी है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी माना कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। बताएंगे क्या उनका बयान है दोस्तों। इसी के साथ प्रियंका गांधी की ओर से भी बयान सामने आया है। वहीं आपको बताएंगे एनडीए गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टियों में से एक पार्टी के नेताओं की बीजेपी के लोगों के साथ में आपसी तनातनी हो गई है, अपने में ही ठन गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के नेताओं को धक्के मारे गए, बताएंगे कहां पर ये पूरा मामला हुआ है कि बीजेपी के नेताओं और वहां पर मौजूद कर्मचारियों के बीच में जोरदार संघर्ष देखने को मिला दोस्तों। इसी के साथ में बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव की नई पार्टी को लेकर भी नई जानकारी सामने आ रही है, और आखिर योगी के मंत्री को क्यों कोर्ट के अंदर जाकर सरेंडर करना पड़ा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा और इंडिया गठबंधन की यात्रा अपने आप में बदलाव की लहर को बवंडर बनाकर दिखाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर आएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार बिहार के अंदर यात्राएं कर रहे हैं दोस्तों। एक के बाद एक जिले से यात्रा गुजर रही है और भारी समर्थन मिल रहा है। तो दूसरी ओर दिल्ली से खबर सामने आती है दोस्तों, जहां पर बीते दिन 18 तारीख को इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होती है दोस्तों। इस बैठक में पार्लियामेंट के अंदर विचार किया जाता है कि हमको क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ भारत के संसद के अंदर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। कुछ विपक्षी पार्टियां इसे लेकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है दोस्तों। वो चाहते हैं कि जिस तरीके का बयान सीईसी ज्ञानेश गुप्ता ने दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिना किसी तर्क की कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोली गई है, तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आना चाहिए। जबकि कुछ और नेता इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है दोस्तों। यानी अभी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अगर बात डिस्कशन में शुरू हो चुका है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसे लेकर व्यापक तौर पर विचार किया जा रहा होगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि महाभियोग का प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं अपने तरीके से इंडिया गठबंधन को विरोध जताना चाहिए, और सबको पता है कि महाभियोग दो तरीके से लाया जा सकता है। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी गलत व्यवहार करना, और दूसरा इनकैपेसिटी यानी अपना काम करने में असफल होने के मामले को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों। और दोनों ही मुद्दे बनते हैं। इस पर प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर पास कराना पड़ेगा दोस्तों। लोकसभा में 100 सांसदों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, राज्यसभा में 50 सांसदों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन के पास आसानी से है। हालांकि वोटिंग को लेकर काफी संघर्ष हो सकता है दोस्तों। हालांकि मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन इस पर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है दोस्तों, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है, तो इसका मतलब जरूर इंडिया गठबंधन के नेताओं के मन में भी ये बात है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि अब विचार करना चाहिए ऐसा करने पर, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर आखिरकार बीजेपी के सांसद ने भी माना है कि बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट के अंदर धांधली हुई है। दरअसल दोस्तों रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उन्होंने खुलासा करते हुए बताया है कि वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक कमरे में 1000 वोट और 1100 वोट मिले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद करवाई है। यानी भाजपा का नेता, भाजपा का सांसद खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि एक एक घर से 1000 1100 वोट निकल रहे हैं, जो बड़े धांधली की ओर संकेत देता है। अगर आप भी मानते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भाजपा के सांसद को नोटिस भेजना चाहिए, राहुल गांधी को तुरंत नोटिस भेजा था, थोड़ी हिम्मत भाजपा के नेताओं को भी नोटिस भेजकर दिखानी चाहिए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में प्रियंका गांधी की ओर से भी राहुल गांधी के बिहार के अंदर चल रहे वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया गया दोस्तों। प्रियंका गांधी कहती है कि लोकतंत्र में आम जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार, जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार चुनती है। इसका यह भी मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, लेकिन आज वोट चोरी के जरिए बुनियादी अधिकार को छीना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जनता के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। वोट चोरी बंद होने तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ में राहुल गांधी बीते दिन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में बिहार की यात्रा पर निकले दोस्तों। दूसरे दिन राहुल गांधी की यात्रा देव रोड अंबा कुटुंबा से शुरू हुई और उसके बाद 9:30 बजे के आसपास राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी वरिष्ठ नेता देव सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे दोस्तों। 11:30 बजे के आसपास विश्राम हुआ, लंच हुआ। इसके बाद 4 बजे के आसपास गुरारू, बागडीह मोड़ और अहियापुर रोड से यात्रा प्रारंभ हुई और शाम को 6:30 से 7:30 बजे के आसपास जनसभा हुई दोस्तों। रात्रि भोज खालिस पार्क चौक पर किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को
संबोधित किया। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे दिन जबरदस्त तरीके का घमासान मचता दिखाई दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने अपने तरीके से बम फोड़ा। दोस्तों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक सभा का आयोजन किया। दोस्तों इस सभा में उन लोगों को बुलाया गया दोस्तों जिन्होंने 4 से 5 बार चुनाव में वोट डाला था। बिहार में उनका भी वोट चोरी कर लिया गया और जब उनसे वजह पूछा गया तो अधिकारियों ने बताया कि ऊपर से ऑर्डर आया है, ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है। राहुल गांधी ने उनके वोटर लिस्ट भी देखे हैं दोस्तों, जो पुराना वोटर लिस्ट में नाम था वो भी देखा है और जो नया का नाम काटा है वो भी राहुल गांधी ने देखा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ठीक तरीके से ऑब्जर्व करते हुए मामले पर बीजेपी को घेर रहे हैं दोस्तों, पूरे सबूत जुटा रहे हैं। यानी जो लोग कह रहे थे कि 2-4 लोगों को लाकर दिल्ली में राहुल गांधी गलत चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी तगड़ा झटका है। बिहार में चुनाव आयोग को लेकर अब कई सारे न्यूज चैनल वाले भी बिहार पहुंचे हैं दोस्तों, जहां पर जागिया देवी नाम की एक महिला है जो पिछले साल जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें जिंदा और वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर दिया। एसआईआर के बाद कई केस सामने आए हैं दोस्तों, जहां मर चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए हैं, ऐसा खुलासा किया गया। इसके बाद राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं को गया जी में संबोधित करते हुए कहा कि हम बिहारी हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग दोनों मिलकर हम लोगों का वोट काट रहे हैं, लेकिन हमको अपने वोट की रक्षा करनी है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग सोच रहे हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे, लेकिन इनको पता नहीं है ये बिहार है, यहाँ लोग खैनी से चूना रगड़ कर देते हैं। ये लोग वोट का अधिकार छीनकर हमारा हक छीनना चाहते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी जिप्सी में सवार होकर आगे की ओर यात्रा करते दिखाई दिए दोस्तों। कुछ देर तक तो गाड़ी तेजस्वी यादव ने चलाई और कुछ देर तक राहुल गांधी के साथ बैठकर नेताओं ने गाड़ी को खींचा दोस्तों। और इसके बाद राहुल गांधी एक और बयान देते हुए कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि थोड़े ही समय में आपकी चोरी पूरे देश भर के अंदर पकड़ी जाएगी। तो मुद्दा एकदम क्लियर है दोस्तों, पूरी तरीके से चुनाव आयोग को इस मामले पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलना है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर तेजस्वी यादव ने भी लगे हाथ चुनाव आयोग को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि ज्ञानेश गुप्ता ने अगर बीजेपी की सदस्यता ले ली है तो बता दे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यानी चुनाव आयुक्त को लेकर सीधा निशाना साधा गया है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां पर लोकसभा चुनाव में दोस्ती करने वाले रालोद और बीजेपी के गठबंधन में अब दरार पड़ती दिखाई दे रही है दोस्तों। रालोद के पूर्व विधायक और एमएलसी में तनातनी हो गई है। दरअसल खबर यह है कि पहले गन्ना विकास चीनी मंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी नेता लक्ष्मी नारायण ने रालोद के साथ में बीजेपी के गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी के साथ में गठबंधन हुआ था, इसी कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सीटें कम हो गई और अब रालोद और बीजेपी के नेताओं में तनातनी और ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। खबर और ज्यादा निकलकर सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि बीजेपी के मांड के विधायक राजेश चौधरी ने रालोद के एमएलसी योगेश नोहवार पर सरकारी विकास कार्यों में अपनी शिला पट्टिका अवैध रूप से लगाने की शिकायत सीएम से की है दोस्तों। अवैध पट्टिका हटाए जाने के आदेश भी लोक निर्माण विभाग ने दे दिया है। अब दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं दोस्तों। तेजपाल सिंह के घर रालोद के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे तो मीडिया ने तेजपाल सिंह के बयान को लेकर भी रालोद के नेता से सवाल पूछा था। उसके बाद लक्ष्मी नारायण बीजेपी के मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया दी गई थी दोस्तों। कुल मिलाकर रालोद और बीजेपी के लोग एक दूसरे के समर्थन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ नहीं काम कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट भी सकता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर रालोद के साथ गठबंधन किया, तब पर भी बीजेपी को रालोद के कारण नुकसान हो गया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उससे कम सीटें इस बार जीती है, बल्कि मुजफ्फरनगर जैसी सीट हार गई। हाई प्रोफाइल सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसीलिए अब भाजपा के नेता रालोद के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे करके स्थिति और ज्यादा प्रेशर कुकर वाली बनती जा रही है दोस्तों। और कभी भी गठबंधन के अंदर और बड़ा विवाद फट सकता है। जो भी जानकारी आएगी इससे जुड़ी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के रोहतक के अंदर हुआ जबरदस्त तरीके का खेला, जहां पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में धक्का मुक्की का एक वीडियो सामने आया है दोस्तों। इसमें रोहतक जिले के बीजेपी के मंडल अध्यक्षों को एक कमरे में जाने से सुरक्षा कर्मी रोकते रहे और इसे लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि एक नेता को सुरक्षा कर्मी धक्का मारकर दूर करते दिखाई दिए। एक महिला नेता के साथ भी ऐसी हरकतें की गई दोस्तों। और ये वीडियो 14 अगस्त का बताया जा रहा है, जिस दिन सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक आए हुए थे। कहा जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष जिस कमरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अंदर सीएम नायब सिंह सैनी बैठे हुए हैं। मंडल अध्यक्ष सीएम से मिलना चाह रहे थे, लेकिन सीएम की सिक्योरिटी ने, पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया दोस्तों। इसके बाद खूब बहस देखने को मिली। नेता ऊंची आवाज में बोलते रहे। जब नेता अंदर घुसने की कोशिश करते रहे तो सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। तो कुल मिलाकर भाजपाई नेताओं के साथ सुरक्षा कर्मियों ने जमकर धक्का मुक्की की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी हैसियत बता दी गई है कि वो सीएम से मुलाकात नहीं कर सकते। केवल तभी मुलाकात कर सकते हैं जब चुनाव का टाइम हो, जब इन नेताओं की जरूरत मंडल अध्यक्षों की जरूरत बीजेपी के नेताओं को होती है। बाकी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो तथाकथित सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल का हवाला देकर इनको रोका जा रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के करीबी बालेंद्र दास ने 2024 में यह पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था दोस्तों, तब उनका चुनाव चिन्ह बांसुरी था। बालेंद्र दास अध्यक्ष और प्रशांत प्रताप राष्ट्रीय महासचिव थे। सोमवार को जनशक्ति दल के चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद अब तेज प्रताप यादव के दफ्तर में पहुंचे और 30 मिनट तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत भी की गई दोस्तों। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि इस पार्टी को तेज प्रताप यादव ने अपने नाम से रजिस्टर करा लिया है। 26 जुलाई को महुआ से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया था और महुआ से क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक है दोस्तों, तो ऐसे में इस सीट को लेकर और ज्यादा विवाद हो सकता है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि मामला इतनी जल्दी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेज प्रताप यादव पीछे हटेंगे नहीं और आरजेडी इस सीट को छोड़ेगी नहीं, तो आखिर क्या होगा? क्या लालू यादव तेज प्रताप यादव को फोन करके समझाएंगे कि राजनीति में इस तरीके से पार्टी का नुकसान नहीं करवाना? जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे क्योंकि सबको पता है कि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्योंकि वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और उनकी खुद की एक फैन फॉलोइंग है, तो कुछ हद तक वोट तो वो इंडिया गठबंधन के काटेंगे दोस्तों, जिससे नुकसान आखिरकार इंडिया गठबंधन को ही होगा, कम या ज्यादा, लेकिन नुकसान तो होगा, ये बात कहा जा सकता है। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बोलबम अंदाज में भाषण देने वाले, बयानबाजी करने वाले मशहूर कैबिनेट मंत्री और योगी सरकार के मंत्री सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मऊ के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट में बड़े सलीके के साथ सरेंडर करते दिखाई दिए दोस्तों। कारण वही पुराना 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कानूनी मामले को लेकर आखिरकार उनको सबके सामने आकर सरेंडर करना पड़ा है, कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है। कोर्ट ने सोचा कि अब फिर से वारंट जारी कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले ही आ गए दोस्तों। कोर्ट में पहुंचे राजभर ने कैमरे की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि कानून का पालन करना है हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं एक आम नागरिक हूं, इसीलिए यहां पर कोर्ट में आया हूं सरेंडर करने के लिए। वैसे भी दोस्तों अगर कोर्ट नहीं आते तो फिर एक नोटिस जारी कर दिया जाता और बाद में हो सकता है कि जो सुरक्षा कर्मी उनके पुलिस के लोग लगे हुए हैं वही उनको बाद में गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि कोर्ट के आदेश का तो पालन करवाना पड़ता है। ऐसे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, इस मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के रीगा क्षेत्र में रविवार को एक न्यूज चैनल वाले पहुंचे दोस्तों। इस दौरान किसान भवन में जन चौपाल का आयोजन किया गया था। विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद व कांग्रेस पार्टी के अमित कुमार टुन्ना के बीच में टक्कर होती रही दोस्तों। इन्हीं दोनों दिग्गजों के बीच में मुख्य रूप से वोटों का बंटवारा होता है। 2010 में रीगा विधानसभा से प्रथम चुनाव में बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद जीते थे। 2015 में प्रसाद ने यहां सीट कांग्रेस पार्टी के अमित कुमार टुन्ना से झटका दिया दोस्तों। फिर 2020 में मोतीलाल प्रसाद ने बाजी मार ली और चीनी मिल के चलते रीगा के नाम बिहार से लेकर बाहर भी लोग जानते हैं दोस्तों। ऐसे में इस सीट को लेकर अभी भी लगातार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में घमासान रहने वाला है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर डीएमके के राज्यसभा के सांसद तिरुचि सिवा विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर ने नाम न बताने की शर्त पर एक रिपोर्ट में बताया है कि तमिलनाडु के नेता सीपी राधाकृष्णन को राज्यसभा के चेयरमैन या फिर यूं कहिए कि उपराष्ट्रपति के पोस्ट के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की ओर से उन्हें कैंडिडेट बनाया जा सकता है क्योंकि तमिलनाडु से ही भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को जिम्मेदारी देकर उनको अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। इसीलिए विपक्ष भी तमिलनाडु का उम्मीदवार देकर बीजेपी के सामने एक विकल्प पेश कर सकता है। हालांकि और भी कई नामों पर चर्चा हो सकती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, चुनाव आयोग के सभी तर्कों को कोर्ट ने नकारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन ये नहीं बताया कि एसआईआर में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई। इसको लेकर मौन साधे रहे दोस्तों। गोगोई ने कहा कि ईसी ने राजनीतिक दल पर सवाल उठाए, लेकिन जब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे थे तब वे आरोपों का जवाब नहीं दे रहे थे, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि ईसी ने यह नहीं बताया कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख नए वोटर कैसे ऐड हो गए, इस बारे में उनके पास कोई जानकारी, कोई खबर नहीं थी। इससे पता चलता है कि वो केवल अपनी बातें बोलने के लिए आए थे, इसके सिवा किसी और सवाल का जवाब देने की तैयारी नहीं करके आए थे या फिर उनके पास कोई जवाब था भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में मेरठ के टोल प्लाजा पर सोमवार को 4 घंटे तक लगातार बवाल मचा रहा दोस्तों। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ हंगामा शाम को 5 बजे तक लगातार चलता रहा। दरअसल मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर रात को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे फौजी की बेरहमी से पिटाई की गई दोस्तों। इसे लेकर लोगों का गुस्सा और ज्यादा आगे बढ़ गया। गोटका और आसपास के गांव के 500 से ज्यादा लोग भूनी टोल पर पहुंचे और टोल ऑफिसर के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की गई दोस्तों। जमकर पत्थरबाजी की गई। लोगों ने टोल प्लाजा के बूथ पर लगे कंप्यूटर, एसी और फर्नीचर को तोड़ दिया दोस्तों। लोगों का गुस्सा देखकर टोल कर्मी मौके से भाग गए। इसे देखकर गुस्साए ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और खिड़कियां भी तोड़ डाली दोस्तों। ग्रामीणों ने सभी 6 लेनों को तोड़ दिया और इसके चलते गाड़ियों के टोल फ्री हो गए दोस्तों। तोड़फोड़ करने के बाद गुस्साए लोग टोल पर ही धरने पर बैठ गए। सूचना मिली कि
क्योंकि इसमें कई सारे बीजेपी के नेता भी थे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम और जितेंद्र सतवाई का नाम आगे आ रहा है। सोम ने कहा कि अफसर कुर्सी पर बैठेंगे और जमीन पर पीड़ित लोग बैठेंगे, अफसरों को जमीन पर बिठाओ। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा की सरकार के अफसरों से बीजेपी के ही नेताओं को काफी दिक्कतें होती है और इसीलिए संगीत सोम जैसे नेता फिर से सामने आकर अफसरों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं दोस्तों। इस पर चुनाव आयोग कहता है कि इससे हमारी बहन बेटियां बहू के प्राइवेसी भंग हो सकता है, यानी उनकी निजता में दखल हो सकती है। और इसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग कहती है कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की प्राइवेसी भंग हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज से प्राइवेसी भंग हो गई तो करोड़ों रुपए खर्च करके कैमरे क्यों लगाए गए और क्यों वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हम मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। फिर शाम को 7 बजे चुनाव आयोग खुद 65 लाख लोगों के नाम वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी कर देता है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। ये तो पूरी कहानी ही अलग है। यानी जिस लिस्ट की प्राइवेसी भंग होने के दावे किए जा रहे थे वो लिस्ट खुद चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक किया गया। यानी एकदम कंफ्यूजन है दोस्तों, कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। अगर आप भी मानते हैं कि कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है। और वैसे भी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं चुनाव आयोग के लोग, ताकि उनको जवाब ना देना पड़ सके। यानी ये कहते हैं कि अगर किसी को जवाब ना दे पाओ तो उसको कंफ्यूज कर दो, और यही वो कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की हरकतें विपक्ष तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे इस तरीके से सवाल उठाने से कोई नहीं रोक सकता, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ में बिहार में जोरदार तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी अपने तरीके से मोर्चा खोला है। अखिलेश यादव अब लोकसभा और विधानसभा के अंदर पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं दोस्तों। लोकसभा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जोरदार तरीके का विरोध हुआ। स्टॉप वोट चोरी के नाम के बैनर लहराए गए दोस्तों। इसमें अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यानी अगर राहुल गांधी यहाँ नहीं है नेतृत्व करने के लिए तो अखिलेश यादव जी खुद नेतृत्व कर रहे हैं, और यही इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दिखाता है दोस्तों, जहां पर सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक नहीं तो दूसरा व्यक्ति जरूर मोर्चा संभालता दिखाई देगा। यानी लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, सब नेता अपने आप में एक लीडर है और सब मिलकर एक गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं, एक मुद्दे को मजबूती दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी दिल्ली में नहीं है तो ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया जा रहा है, बखूबी उठाया जा रहा है। और बिहार में तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का राजनीतिक बल इस्तेमाल किया जा रहा है और जोरदार तरीके से एक माहौल बनाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अंदर एक मंदिर और एक मकबरे को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने विवाद खड़ा कर दिया दोस्तों। हिंदू पक्ष नवाब अब्दुल समद के मकबरे को प्राचीन शिव ठाकुर जी मंदिर बता रहा है। खासकर हिंदू पक्ष बोलने की जगह इसे कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी के लोग और बीजेपी के नेता इसे मंदिर बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी ऐसी हरकत करने वाले संगठन के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में दोस्तों जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है दोस्तों। वीडियो में वह अपने घर के अंदर मकबरे की एक तस्वीर लगाकर, यानी जो मकबरा जिसमें तोड़फोड़ करने के लिए गए थे गुंडे, उस मकबरे की तस्वीर लगाकर सामने आरती करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक कट्टर सनातनी होने के नाते वह विवादित स्थल मकबरे पर नहीं जा सकते, लेकिन उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मकबरे की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। यानी घूम फिरकर दोस्तों बीजेपी के नेताओं की जो हरकतें उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब ये मुद्दे को और तूल देने वाले हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि 2027 के इलेक्शन में इस मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की भी रणनीति बन रही होगी दोस्तों। कुल मिलाकर देश के अंदर जहां पर स्थानीय स्तर के इतने सारे मुद्दे हैं, नाली पानी से लेकर बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे हैं दोस्तों, लेकिन भाजपा के नेताओं को सरकार होने के बावजूद इस तरीके के आपसी सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले मुद्दे उठाने में मजा आता है। और आप लोग जानते हैं कि क्यों ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इन मुद्दों के इर्द गिर्द लोगों को आपस में बांटना आसान हो जाता है और चुनाव जीतना आसान हो जाता है। उसके बाद जनता ये पूछती नहीं है कि तुमने विकास के नाम पर जो दावे किए थे वो कब पूरे करोगे। लैपटॉप बांटने की बातें कही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका क्या हुआ? आवारा पशुओं को हटाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? कई सारे रोड कनेक्टिविटी के दावे किए गए तो उसका क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? और पेयजल योजना का क्या हुआ? कई सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन इसके इर्द गिर्द अगर राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात शायद भाजपा के नेताओं को भी पता है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि जानबूझकर ऐसे मुद्दों को तूल दिया जाता है जो एकदम दब चुके हैं, जिस पर कहीं एक आध दो जगह चर्चा हो रही होगी, लेकिन इसे अब पूरे राज्य के अंदर चर्चा का विषय बना दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि ऐसे मुद्दे जानबूझकर क्यों उछाले जाते हैं। जो भी आपकी
राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा कहते हैं कि इतने साल से चुनाव आयोग को कवर कर रहा हूं, पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग के सूत्र राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम तो दंग रह गए हैं कि पहली बार सूत्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल जाए तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। संजीव खन्ना ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह दावा किया है दोस्तों, यानी वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आने की बीजेपी कोशिश कर रही है दोस्तों। इसमें ऐसा होगा कि पूरे देश का चुनाव एक साथ होगा। अगर बीच में मान लीजिए किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाती है या फिर इमरजेंसी लागू हो जाती है तो फिर उस राज्य के कार्यकाल का क्या होगा। तो बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके कार्यकाल को आगे बढ़ा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा सकता है। यानी अगर दोस्तों किसी राज्य में 5 साल के अंदर ही सरकार गिर गई तो उसका चुनाव तो 5 साल के बाद पूरे देश भर के साथ होगा दोस्तों। तो फिर 2.5 साल के जो अंतराल होगा उसमें क्या राष्ट्रपति शासन लगाकर काम चलाना पड़ेगा। यह भी गंभीर मामला है दोस्तों। कुल मिलाकर इतने सारे पेज हैं वन नेशन वन इलेक्शन में कि इसे लागू कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग बार बार इस पर बहस करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे इलेक्शन और उसके पूरे प्रक्रिया पर कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।